नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीआईबी सीआईबी प्रिपरेशन में। आज जो अपन चैप्टर लेने जा रहे हैं वो है यूनिट 4 कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। रिटेल बैंकिंग का चैप्टर है आपका ये। और इसके साथ ही अपन जो शुरुआत कर रहे हैं बी की शुरुआत कर रहे हैं, जो जिसमें रिटेल प्रोडक्ट्स जो है इंक्लूड है। और इसमें टोटल 6 यूनिट्स हैं, जिसमें से पहली यूनिट्स ले रहे हैं अपन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। कस्टमर रिक्वायरमेंट में अपन पहला चीज़ बात करें इंट्रोडक्शन में, तो रिटेल प्रोडक्ट ओवरव्यू। जो रिटेल के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं उसमें एक छोटा सा अपन नज़र मार लें। टारगेट कस्टमर जो उसमें होते हैं वो इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है। इसके अलावा जो कस्टमर जो इसमें होते हैं, इनकी रिपेमेंट की कैपेसिटी जो होती है वो एक्सपेक्टेड होती है। इनकी कैश फ्लो कंटिन्यू जो है सैलरी या फिर बिजनेस से आता है या अदर एक्टिविटीज से। जो बैंक फाइनेंस करता है इनके हाउस या व्हीकल में करता है इंडिविजुअल के लिए, लेकिन जो असेट्स जनरेट होते हैं जनरली वो उनसे कस्टमर को इनकम नहीं होती है। यानी जो कस्टमर को इनकम हो उसकी कस्टमर की इनकम से ही जो है उसकी किस्त जो जाती है इंस्टॉलमेंट। लेकिन जो असेट जनरेट होते हैं उनकी इनकम जनरली नहीं होती है, रिटेल बैंकिंग में जैसा होता है जनरली। रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट जो है अपन क्लासीफाई कर सकते हैं रिटेल असेट्स एंड लायबिलिटी प्रोडक्ट, जिसमें रिटेल असेट्स प्रोडक्ट की बात करें तो पर्सनल लोन, ऑटो लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड और अदर रिटेल लोन होंगे। और अपन लायबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें सेविंग, करंट, टाइम डिपॉजिट अकाउंट, ये चीज़ें होगी। जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, टेलीफोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिपॉजिटरी सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जो है ये सभी अदर प्रोडक्ट्स में होंगे। अपन बात करें अप्रूवल प्रोसेस फॉर रिटेल बैंकिंग की बात, तो जो रिटेल लोन है उसके लिए एप्लीकेंट जो खुद या तो बैंक में पहुँचता है या सेलिंग टीम जो है उस पर्सन से कॉन्टेक्ट करती है। और जो एक्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं वो तो अपने बैंक में आते ही हैं। पहला काम जो होता है वो कस्टमर से उसका एप्लीकेशन फॉर्म लिया जाता है और उसका वैल्यूएशन किया जाता है कि कस्टमर जो है वो एलिजिबल है या नहीं अपने प्रोडक्ट के लिए। पर्सनल लोन, क्रेडिट या सर्टेन एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया है वो प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया है, बोरोवर जो है उसको एलिजिबल उसको फॉलो करता है नहीं करता है। चीज़ जो है वो थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं होनी चाहिए, जिनके थ्रू नहीं चाहिए, बैंक को जाके खुद करना चाहिए, बैंक ऑफिसर्स को। और केवाईसी शुड नॉट बी रिलैक्स, उसमें कोई रिलैक्सेशन केवाईसी में नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई डिस्प्यूट है तो बैंक को बढ़ा उसमें बड़ा एक्स्ट्रा केयर करके उसको वेरीफाई करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ड्यू डिलीजेंस, जहाँ पर जो एप्लीकेंट है एप्लीकेशन डिटेल है वो थ्रूली वेरीफाइड की जाती है। इन केस ऑफ हाउसिंग लोन कंस्ट्रक्शन द बैंक वुड लाइक टू नो कि प्रॉपर्टी जो है वो डेवलप है कि किस टाइप से डिलीवरी के लिए प्रॉम्प्ट डिलीवरी रेडी है, या जो है बैंक वेरीफाई करेगा कि वो जो है रेरा एक्ट 2016 के तहत है उसको रजिस्टर्ड है या नहीं है। बैंक आल्सो नेक्स्ट जो है पॉइंट है वो है क्वांटम ऑफ क्वांटम लोन जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है कि या फिर जो कस्टमर की इनकम है इंडिविजुअल की उससे रिलेटेड है ये चीज़। क्वांटम में एक्सप्रेस है कि जो 12 टाइम जो है मंथली इनकम का पर्सनल लोन, 4 टाइम एनुअल इनकम इन केस ऑफ व्हीकल, 48 to 60 टाइम ऑफ मंथली इनकम का जो है हाउसिंग लोन। ये चीज़ें जो मल्टीपल में दी जाती है तो बैंक टू बैंक वेरी भी करता है। मार्जिन 15 से 30% जो होता है वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। रीपेमेंट पीरियड भी जो है अलग अलग बैंकों में 3 से लेकर 30 साल तक अलग अलग स्कीम वाइज और बैंक वाइज अलग अलग होता है। अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर बात करते हैं वापस। कस्टमर को 6 प्रकार में बांटा गया है तो हम उसको देखते हैं। इनकम लेवल के आधार पर जो है कस्टमर सेगमेंट बनाया गया है। ये जो इनकम लेवल है लाख में है। 2 से 10 लाख तक की जिन कस्टमर की इनकम है उनको मास मार्केट मास मार्केट बोला जाता है। फिर 10 से 50 लाख की इनकम जिन कस्टमर की है वो है मास अफ्लुएंट। और 50 से लेकर 400 लाख तक की इनकम जो है, यानी कि 50 लाख से लेकर 4 करोड़ तक की, वो सुपर अफ्लुएंट हो गए। और 400 से 4000 वाले हुए हाई नेटवर्थ, और 4000 से 12000 वाले हुए सुपर हाई नेटवर्थ। और
1,20,000 ये से वो इनकम है कस्टमर की 1,20,000 1,20,000 लाख से ज़्यादा, ये भी लाख में है सब जो अमाउंट है वो, तो अल्ट्रा HNB अल्ट्रा हाई नेटवर्थ कस्टमर होगा। इसमें जो शुरू के 3 जो है वो बैंक के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रिटेल बैंकिंग के लिए। इनका एक नंबर का सवाल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत है अपने को रटने की। तो इस तरह से अपन रख सकते हैं कि पहले अपने को इसमें इनकम लेवल जो है याद रखने पड़ेंगे, 2 से 10, 10 से 50, 50 से 400, 400 से 4,000, 4,000 से 12,000 और एक 12,000 से वो, इस तरह से इसके 6 जो है अलग अलग हो जाएंगे। आपको याद रखने के लिए 2 से 10 वाला जो है मास मार्केट MM से याद रख सकते हैं इसको, मास मार्केट MM। और 2 से 10 मास मार्केट हो गया। फिर 10 से 50 तो आगे वाला मास रहने दीजिए, पीछे वाला चेंज कर दीजिए अफ्लुएंट, मास अफ्लुएंट। 2 से 10 मास मार्केट हो गया। फिर 10 से 50 मास अफ्लुएंट, ठीक है। अब अगला है 50 से 400 वाला, तो इसमें आगे वाला जो है ये चेंज कर दीजिए, मास की जगह सुपर आ जाएगा, सुपर अफ्लुएंट। और फिर 400 से 4,000 दोनों जगह 4 है, तो ये हाई नेटवर्थ हो जाएगा। फिर 4,000 से 1,20,000 तक जो है सुपर, और फिर अल्ट्रा HNB 1,20,000 से ऊपर। यानी कि आपको इधर याद रखने का तरीका जो है वो मास मार्केट, फिर मास अफ्लुएंट, फिर सुपर अफ्लुएंट और HNB, फिर सुपर HNB और अल्ट्रा HNB, इस तरह से इसको याद रखा जा सकता है। अगर हम इन कस्टमर सेगमेंट की बात करें, जो 3 सेगमेंट्स हैं शुरू के, नेमली मास मार्केट, मास अफ्लुएंट, सुपर अफ्लुएंट जो है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट हैं बैंकों के लिए, रिटेल बैंकिंग के लिए, क्योंकि ये जो है रिटेल बैंकिंग का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं से आता है। अब हम बात करेंगे मास्लोस थ्योरी एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट के बारे में। अब्राहम मास्लो, जिन्होंने एक थ्योरी दी मोटिवेशन की, उन्होंने स्टार्ट किया पीपल को मोटिवेट करना सर्टेन नीड के लिए। व्हेन वन नीड इज़ फुलफिल, जब एक नीड पूरी हो जाती है, आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो जो इंसान है, पर्सन है, वो सीख करता है दूसरी नीड के लिए, फुलफिल के लिए, नेक्स्ट वन के लिए। इनकी जो शुरुआती नीड्स होती हैं वो मोस्ट और उसकी बेसिक आवश्यकता वाली होती है, और जो धीरे धीरे जो है मास्लो ने एक हायरार्ची दी है नीड की, 5 मोटिवेशनल नीड की, जिसके हिसाब से एक पिरामिड बनाया है, जिसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें 5 स्टेज हैं, इसको डिवाइड किया गया है। साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, स्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। और इसमें जो नीचे वाले नीड हैं वो बेसिक नीड हैं, और उनको वो अगर सेटिस्फाई हो जाती है, तो लोअर नीड अगर सेटिस्फाई होती है, बेसिक नीड, तो प्रोग्रेसिव जो हायर नीड्स है, जिसे ग्रोथ नीड बोलते हैं, उसकी तरफ इंसान आकर्षित होता है और वो नीड सेटिस्फाई करता है। अब जो ये मास्लोस थ्योरी है कस्टमर रिक्वायरमेंट की, अपन इसमें क्या क्या चीज़ें जो आती हैं वो देखते हैं। पहली जो कस्टमर की नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं ये बेसिक नीड है। इसमें कोर सेविंग अकाउंट्स, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर और हाउसिंग लोन। यानी कि जो बेसिक अकाउंट हो, पर्सनल एक्सीडेंट कवर और हाउसिंग लोन, ये 3 जो बेसिक नीड्स हैं फिजियोलॉजिकल नीड में इंक्लूड होगी। अगर ये फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई हो, तो अगली नीड जो कस्टमर की जो होती है वो होती है सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड्स। सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड्स में बात करेंगे अपन, तो रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट प्रोडक्ट या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। इसमें प्रोडक्ट्स विथ लो प्रीमियम, लॉन्ग टेन्योर और हाई मेच्योरिटी अमाउंट्स वाले जो इंक्लूड होते हैं। और फिर टैक्स प्लानिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स जो है इसमें इंक्लूड होते हैं, सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स में इंक्लूड होते हैं। इसके बाद जो अगली नीड होती है सोशल नीड्स, सामाजिक आवश्यकता जिसकी बात कर रहे हैं अपन, तो उसमें कंज्यूमर लोन्स, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, लोन ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसमें डॉक्टर को, इंजीनियर को, लॉयर को, CA
मैनेजमेंट, कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट, इनको दिए जाने वाला लोन है। इसके अलावा इंश्योरेंस कवर, जो है वो लोन अपन ने बोले उनको कवर करने के लिए। इसके अलावा रिटेल गोल्ड कॉइन्स, हेल्थ पॉलिसीज फॉर हेल्प एंड सेल्फ एंड फैमिली, खुद के लिए और फैमिली के लिए हेल्थ पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, यूनिक लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें जो है सोशल नीड्स में इंक्लूड होती है। स्टीम नीड्स की बात करें तो स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट वो इंक्लूड होते हैं, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट वो इंक्लूड होते हैं, और सेकेंड हाउसिंग लोन जो है स्टीम नीड में कस्टमर के लिए इंक्लूड होता है। और लास्ट जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो है, ये एक तरह से रिटायरमेंट के बाद होने वाली नीड्स है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सारी नीड जब पूरी हुई तो तब जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का नंबर आता है। इसमें पेंशनर्स लोन, रिटायरमेंट सॉल्यूशन फॉर बैंकिंग एंड पेंशनर प्लान इन इंश्योरेंस, सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, ये चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड होती हैं। जो एबो टेबल में अपने बात की सजेस्ट, ये सब सजेस्टिव है, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है, कि ज़रूरी नहीं कि अपन ने जिस चीज़ का नाम लिया वो एक में इंक्लूड हो, वो किसी और में भी इंक्लूड हो सकती है। अगर अपना अगला जो देखेंगे वो है कस्टमर्स रिक्वायरमेंट अबाउट द सर्विस क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी के आधार पर जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है उसकी बात करते हैं, कि जो सर्विस क्वालिटी है कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है बैंक से, और डिफरेंट अलग अलग डायमेंशन में वो किस तरह की हो सकती है उसमें बात करेंगे अपन। पहली है टेंजिबल। टेंजिबिलिटी की बात करें तो टेंजिबल्स को मतलब है भौतिक रूप से जिसको अपन छू पाए, टच कर पाए, यानी कि फिजिकल साइड ऑफ सर्विस। कस्टमर अगर ब्रांच में आता है तो कैसा फर्नीचर आपका है, कैसी कस्टमर के बैठने की सुविधा है, वहाँ ऐसी वगैरह है नहीं है, कस्टमर को पानी वानी की पूछा जाता है या नहीं है, या आपने जो उसको क्रेडिट कार्ड इंस्ट्रूमेंट दिया वो इजी है, अंडरस्टैंड पढ़ने लायक है ना, तो ये बैंक की फैसिलिटीज़ जो है अट्रैक्टिव है कि नहीं, ये चीज़ें जो है टेंजिबल में आएगी। अपीयरेंस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट, पर्सनल एंड कम्युनिकेशन मटेरियल, ये सारे जो है टेंजिबल में इंक्लूड होगा। दूसरी जो सर्विस है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में जो है स्टिकिंग टू द एग्रीड टर्म एंड प्रोमिस, यानी जो बैंक जो अपने टर्म और प्रोमिस है क्या उससे बैंक उस पर पूरा उतरती है, खरा उतरती है, तो ये चीज़ें जो है रिलायबिलिटी में आएगी। एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रोमिस सर्विस डिपेंडेबली एंड एक्यूरेसी, जो प्रोमिस एंड सर्विस के हैं जो उस पर वो एक्यूरेस हैं या नहीं है। वेयर एन ऑफिसर से, कि एक ऑफिसर बोलता है कि जो है आपका लोन है 2 दिन में सेंक्शन हो जाएगा, तो क्या वास्तव में हो जाएगा, यानी जो बोला है उस पर वो लोग खरा उतरते हैं नहीं है, कस्टमर को ऐसे ही बनाते हैं। ये क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जो है वो एक्यूरेट है, कहीं उसमें गलती तो नहीं है, बैंक ने दिया है तो या बैंक सही बोल रहा है, ये चीज़ें जो है रिलायबिलिटी में आती हैं। तीसरी बात करें अपन रिस्पॉन्सिवनेस, या रिस्पॉन्सिवनेस को अपन बोलें तो जैसे नाम से पता चला, विलिंग टू द हेल्प द एक्सटेंड प्रॉम्प्ट सर्विस, यानी कस्टमर को जो है तुरंत रिस्पॉन्सिव सर्विस दी जाए, उसको प्रॉम्प्ट सर्विस दी जाए, उसको हेल्प की जाए, तो इस पर रिस्पॉन्सिवनेस बात करेंगे। विलिंग टू हेल्प कस्टमर्स प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस वेदर देयर इज अ प्रॉब्लम विद द बैंक स्टेटमेंट, अगर बैंक स्टेटमेंट में कोई तकलीफ है तो क्या बैंक इसको रिसोल्व कर रहा है, इस इश्यू को क्विकली तुरंत ले रहा है कस्टमर को सीरियसली, या फिर कोई चार्ज गलत लग गया है, डेबिट हो गया है रॉन्गली, तो क्या उसको वापस कस्टमर के अकाउंट में दिया जा रहा है, तो ये चीज़ जो है रिस्पॉन्सिवनेस में इंक्लूड होगी। चौथा है एश्योरेंस, यानी कस्टमर को अश्योर किया जा रहा है। इसमें जो अपन 4 चीज़ें अपन पढ़ेंगे, जिसमें पहला है कॉम्पिटेंस, इसमें जो पोजीशन ऑफ रिक्वायर्ड स्किल एंड नॉलेज टू द परफॉर्म सर्विस, यानी कि जो ऑफिसर आपको सर्विस दे रहा है उसके पास प्रॉपर स्किल एंड नॉलेज है परफॉर्म करने के लिए सर्विस को, वो कॉम्पिटेंस में आएगा। कर्टसी जो है, कर्टसी में पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट, कंसिडरेशन एंड फ्रेंडलीनेस टू द कॉन्टेक्ट पर्सन, यानी जो पर्सन जो ऑफिसर बात कर रहा है उसमें पोलाइटनेस होनी चाहिए, कस्टमर को रिस्पेक्ट दे, कंसिडरेशन करे उनकी जो भी मैटर है उनको, और फ्रेंडलीनेस जो है उसको बात करने का तरीका जो है प्रेम से हो, ये चीज़ें जो कर्टसी में आएगी एक्यूरेसी के तहत, एश्योरेंस के तहत सॉरी। और क्रेडिबिलिटी की बात करें तो ट्रस्ट वर्थिंग अबाउट द सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर जिसके तहत वो सर्विस दे रहा है उसमें ट्रस्ट है उसको,
तो वो क्रेडिबिलिटी में आएगा। सिक्योरिटी में जो है फ्रीडम फ्रॉम रिस्क एंड डाउट, कस्टमर को जो कुछ किसी भी तरह की रिस्क और डाउट से जो है वो फ्री करे, तो वो सिक्योरिटी में आएगा। ये चीज़ें एश्योरेंस में इंक्लूड होगी। और 5वां है एम्पैथी। एम्पैथी को अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अंडरस्टैंड द सर्विस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो सर्विस दे रहे हैं उसको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि वो किस तरह से है। इसमें अपन 3 चीज़ें असेस, कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर इंक्लूड करेंगे। अप्रोचेबिलिटी एंड ईज ऑफ कॉन्टैक्ट असेस में जो है, यानी कि जो ऑफिसर कस्टमर के सर्विस दे रहा है उसको अप्रोच करना कितना इजी है, कॉन्टेक्ट करना कितना इजी है, ये चीज़ असेस में आएगी। और कम्युनिकेशन में जो है कीपिंग कस्टमर्स इन्फॉर्म इन अ लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड, इन कस्टमर जो भाषा में समझता है उस भाषा में उसको समझाया जाए, उस भाषा में उससे कम्युनिकेशन किया जाए, ये आएगा एम्पैथी के तहत। और अंडरस्टैंड द कस्टमर, कस्टमर इसमें जो है मेकिंग एन एफर्ट टू नो कस्टमर्स एंड देयर नीड्स, यानी कस्टमर की जो आवश्यकता क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उस हिसाब से उसको देखा जाए, ये एम्पैथी में इंक्लूड होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फेक्शन लेवल। कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो है वो और उसका सेटिस्फेक्शन हुआ या नहीं उस पर बात करेंगे। तो बुक्स में बोला गया कि फुलफिलमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, कस्टमर रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट को मेज़र करने के लिए जो तरीका है वो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल देखना, यही तरीका है कस्टमर का। सेटिस्फेक्शन जो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट और सर्विस के प्रति, उससे जो है उसका सेटिस्फेक्ट हुआ या नहीं उस पर पता चलेगा। इसको लेकर एक स्टडी की गई थी, जो स्टडी कवर किया गया 20,000 कस्टमर को, मेट्रो, रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन सभी ब्रांचें थी उसमें। और उसमें सेविंग अकाउंट के 400 कस्टमर थे, इसके अलावा होम लोन के 3500 कस्टमर थे और क्रेडिट कार्ड के कस्टमर थे। उनको लेके जो है ये स्टडी कंडक्ट की गई। इस स्टडी के अंदर जो है ऑब्जेक्टिव जो स्टडी का था वो मेज़र करना था कस्टमर सर्विस क्वालिटी जो है बैंकों द्वारा दी गई। क्रिएटिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उन्होंने जो एक मेज़र रखा उन्होंने KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI ऑन सर्विस क्वालिटी एंड मेज़र द क्वालिटी बेस्ड ऑन द बेंचमार्क वैल्यू ऑफ KPI। KPI को स्टैंडर्ड बना के रखा उन्होंने KPI में, उसके आधार पर जो है उन्होंने सेक्टर और सेगमेंट वाइज जो है सर्विस क्वालिटी देखी। और मेज़रमेंट में सेटिस्फेक्शन जो है वो 3 बेसिक पैरामीटर रखे उन्होंने, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, एडवोकेसी एंड लॉयल्टी। और रेटिंग जो है वो शो हुई हेल्दी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है इंडस्ट्री का, जो उस हेल्दी परफॉर्मेंस शो हुआ। और रेटिंग 3 ओवरऑल मेजर में जो है वो 80% सेटिस्फेक्शन रही, उनकी जो रेटिंग रही। एंड जब कस्टमर से एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया कि बैंक किस तरह से लास्ट 1-2 साल में चेंज हुए, तो उसमें जो है 60% कस्टमर जो ने कहा है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है बहुत ज़्यादा। और आउट ऑफ 9, 10 में से 9 कस्टमर ने जो सेविंग एंड होम लोन कस्टमर थे उन्होंने एक्सीलेंट वैल्यू जो है एक एक्सीलेंट सर्विस जो बैंकों से वैल्यू बताया। हाँ, ये जो स्कोर था वो क्रेडिट कार्ड में थोड़ा कम था। अगर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, उन्होंने लीड किया सेविंग अकाउंट और क्रेडिट कार्ड में। फिर पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उन्होंने लीड किया होम लोन, और फॉरेन बैंक भी होम लोन और क्रेडिट कार्ड में अच्छा परफॉर्म किया। सर्विस क्वालिटी की बात करें तो इसमें अपन सेविंग और होम लोन दोनों की अलग बात करते हैं। सेविंग की बात करें तो इसमें जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर था, वेलकम किट रिसीव टाइम जो था वो 90% रिसीव वेलकम किट विद इन 14 डेज लोगों ने प्राप्त किया। और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में सेविंग अकाउंट एक्टिवेशन टाइम था वो 3 दिन था। इस तरह से अब हम इसमें बात करें फर्दर जो मेजर सर्विस क्वालिटी के लिए जो सुधार की ज़रूरत थी उनकी, तो इम्प्रूव करने के लिए ट्रांजैक्शन टाइम एट द ब्रांच जो है उस पर सुधार की आवश्यकता कस्टमर ने महसूस की, जो टाइम का ब्रांच में लगता है। ब्रांच और होम लोन में बात की जाए तो PSU बैंक जो है वो सेकेंड इन द बैंक रैंकिंग ऑफ द सर्विस क्वालिटी में जो है होम लोन में है। विद रिगार्ड द होम लोन, इम्पोर्टेंट सर्विस पैरामीटर जो सेटिस्फाइड जो बैंक दिए थे वो थे PSU बैंक
का जो इंडेक्स है वो एवरेज फ्रॉम द एवरेज से ऊपर इनका जो है PSU बैंकों का था क्लस्टर। और देखते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम बैंक। जनरली कस्टमर रिक्वायर द फॉलोइंग फ्रॉम द बैंक्स। इसमें जो नीचे होगी राइट प्रोडक्ट मिक्स टू सेटिस्फाई डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट के कस्टमर को राइट प्रोडक्ट चाहिए अपने के लिए, उनकी जो नीड है उनको सेटिस्फाई करने के लिए। राइट चैनल चाहिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। और इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस टाइम अक्रॉस द प्रोडक्ट ऑल एड्रेस द टाइम प्रिस्क्रिप्शन। कस्टमर चाहता है कि उसको जो है एक फिक्स टाइम प्रिस्क्रिप्ट टाइम में उनको जो है सर्विस दी जाए। इसके अलावा डिलीवरी प्रोमिस जो है वो प्रोडक्ट का सेटिस्फैक्ट्री सर्विस एक्सपीरियंस फ्रॉम द डिलीवरी चैनल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंट सर्विस चार्ज, गुड एम्बियंस और इफेक्टिव एंड टाइम बाउंड ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है कस्टमर की डिमांड है। थैंक यू। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ।